गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ हम द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है इसको आज हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति किस प्रकार से निकाल सकते हैं और एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र के स्थिति निर्देशांकों में क्या संबंध है। इसके पश्चात हमने निर्देशांकों के घटकों के रूप में भी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम कंसीडर करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र जो है उसका वेग क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र का मायने है कि जो भी हमारा दृढ़ पिंड है या जो भी हमारा एक निकाय है जिस वेग से गति करता है, संपूर्ण निकाय, उस निकाय में एक बिंदु वह बिंदु होता है जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। यदि वह निकाय जब गति करता है तो द्रव्यमान केंद्र जो जिस प्रकार से जिस वेग से गति करता है वही वेग उस संपूर्ण निकाय के वेग को प्रदर्शित करता है, अर्थात द्रव्यमान केंद्र एक विलगित निकाय की भांति कार्य करता है। एक विलगित निकाय की भांति उसका व्यवहार होता है। चूंकि पिछली कक्षा में हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश निकाल चुके थे तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि जो भी हमारे पास निकाय है जिसमें बहुत सारे कण हैं, बहुकणीय तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है उसको हमने व्यक्त किया था वेक्टर RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज 1 इक्वल टू n MI/RI अपॉन समेशन ऑफ MI। RCM यहाँ पर हमारे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। स्मॉल RI ith कण का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। MI ith कण का वेग द्रव्यमान है। हमने समीकरण 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड dRCM अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ द समेशन ऑफ MI/RI अपॉन कैपिटल M। अगेन dRCM अपॉन dt is because the mass of the particle remains unchanged with respect to time, so we can take outside from the differentiation. So summation of I is equal to 1 to n MI dRI upon dt summation of MI. But as we know, the rate of change of position vector of center of mass will give the velocity of center of mass. It is represented by VCM, and dRi upon dt is the velocity of ith particle. So the velocity of center of mass is equal to 1 upon the whole mass of the system into summation of I is varying from 1 to n MI VI. Now we consider as what is this MI VI? It is the product of mass and velocity of the ith particle. This is considered as the linear momentum of ith particle, or it can be denoted by Pi. So VCM is equal to 1 upon m. I is varying from 1 to n Pi, which is equal to P upon m, or MVCM is equal to P, where P is equal to summation of I is equal to 1 to n factor Pi. This is equal to P1 plus P2 plus P3 up to Pn. P जो है वो हमारे पास निकाय के विभिन्न कणों के रेखीय संवेग का सदिश हो गया, अर्थात निकाय का कुल रेखीय संवेग है। यदि हम ये कंसीडर करें कि निकाय पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो हम जानते हैं कि उसका रेखीय संवेग नियत रहेगा, अर्थात हमारे पास जो समीकरण थी MVCM is equal to P, so in the absence of any external force this P remains constant। तो हम क्या लिख सकते हैं, MVCM is equal to a constant term। अगर MVCM constant है, चूंकि निकाय का द्रव्यमान भी नियत रहता है, अर्थात VCM is equal to constant। What is this VCM? This is the velocity of center of मास, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी एक नियत वेग से गति करता है। द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गतिमान होगा बाह्य बल की अनुपस्थिति में। यदि हम इस चीज को कंसीडर करें तो हमारे पास MVCM इज इक्वल टू P वाली इक्वेशन को यदि मैं फिर से कंसीडर करूं तो यह इक्वेशन हमें बताती है कि निकाय या पिंड का जो कुल रेखीय संवेग है निकाय के कुल द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है।
अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न कणों के संवेग नियत है। जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके लीनियर मोमेंटम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सदिश योग है वह हमेशा नियत रहता है। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करी हमने, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास द्रव्यमान केंद्र की वेग की इक्वेशन थी VCM इज इक्वल टू 1/m समेशन ऑफ I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n MIVI। इस समीकरण का हमने अवकलन कर दिया। सो यू कैन सी दिस डिफरेंशिएशन। इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन देखिए आप 1 मिनट के लिए। So dVCM upon dt is equal to d upon dt of 1/m summation I is varying from 1 to n MIVI. Or the right hand side is again m summation mi we can take outside from the integration differentiation. So dVi upon dt, and dVi upon dt is acceleration of the ith particle. Similarly, dVCM upon dt is also the acceleration of center of mass of a system of particle. So ACM is equal to 1/m summation of I is varying from 1 to n MIAI. As soon as when we observe this term MIAI, we know this is equal to the force. And what is this force? This is the force acting on ith particle in a system of n number of particle. जो हमारे पास निकाय है उस निकाय के ith में कण पर लगने वाला बल है। सो ACM इज इक्वल टू 1/m समीशन ऑफ I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n FI। अर्थात हमारे पास जो ithवें कण का बल, ithवें कण पर कार्यरत बल है FI, इसको हम क्या लिखते हैं? इस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो बाह्य बल जो निकाय पर लगाया है, और दूसरा वो आंतरिक बल जो बाकी के अन्य कणों के कारण, अन्य कणों की अन्योन क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। सो तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल इज इक्वल टू external force plus internal force. It can be written as ACM is equal to 1/m summation of I is equal to 1 to n FI external plus FI is not equal to say FIJ। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ith में कण के ऊपर पहला भी कण बल लगाएगा, दूसरा भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, सिर्फ ith का कण खुद के ऊपर बल नहीं लगाएगा, इसलिए हमने लिख दिया I is not equal to J। लेकिन न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? Fij is equal to minus of Fji। That means summation of Fij is equal to 0. So this acceleration of the center of mass is equal to 1/m summation of I is varying from 1 to n Fi external. That means this is a total external force acting on a system of particle. So ACM is equal to F/m, or MACM is equal to F, where F is equal to the total force acting on, total external force acting on a system of particle, because the internal force or the internal reaction force is equal to 0. टोटल इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस 0। कुल आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल का मान किसी भी n कणों से मिलकर बने निकाय में 0 होता है, इसलिए दिस F इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास MACM इज इक्वल टू S की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें व्यक्त करती है, इक्वेशन नंबर 5 हमने लिखी होगी। इक्वेशन नंबर 5, दिस ACM इज इक्वल टू 1/m समीशन ऑफ I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n FI। यह बताती है कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से गति करता है कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर ही सकेंद्रित है तथा उस पर आरोपित बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा है। अब हम कंसीडर करेंगे कि ऐसे निकाय की जो n कणों से मिलकर बना हुआ है, उस निकाय की गतिज ऊर्जा क्या होगी। मान लो हमने फिर से कंसीडर किया कि हमारे पास n कणों से बना हुआ निकाय है और यह निकाय गतिशील अवस्था में है। उस गतिमान अवस्था वाले निकाय के ith कण पर लगने वाले बाह्य बल, वेग जो है वो कण पर लगने वाले बाह्य बल के मान पर निर्भर करेगा। मान लो हमने कंसीडर किया कि ith जो कण था उसका वेग भी आई है, तो उसकी ये हमारे पास हमने कंसीडर किया कि
n कणों से मिलकर बना हुआ निकाय है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है इस निकाय का। ये ithवां कण है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश RCM है। ithवें कण का स्थिति सदिश RI है। ithवें कण का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया RI डैश। सो ithवें कण की यदि हम गतिज ऊर्जा को लिखें तो ये गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 MI/VI स्क्वायर। VI स्क्वायर को हमने लिख दिया VI वेक्टर VI डॉट वेक्टर VI। चूंकि हमारे पास ithवें कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश RI है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश RI डैश है, तो हमने लिखा RI इज इक्वल टू RI डैश प्लस RCM। दिस इज RI इज इक्वल टू वेक्टर अलजेब्रा लगा दी हमने यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज इक्वल टू RCM प्लस RI डैश। सो वेक्टर RI इज इक्वल टू वेक्टर RCM प्लस वेक्टर RI डैश। इस समीकरण को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। DRI अपॉन DT इज इक्वल टू DRI डैश अपॉन DT प्लस DRCM अपॉन DRCM upon dt, or DRI upon dt is the rate of change of position vector of ith particle. This will give you the velocity with respect to origin, and VI dash will give the velocity with respect to center of mass, and VCM is again the velocity of center of mass with respect to origin. You can see this equation. So we'll start in the forward direction. VI डैश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष iवें कण का वेग है। VCM कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग है। समीकरण 3 जो था हमारे पास, समीकरण 3 क्या था 1/2 MI वेक्टर VI डॉट वेक्टर VI। VI का वैल्यू रख दिया हमने VI डैश प्लस VCM। So this is equal to EKI is equal to 1/2 MI VI dash square plus 2 VI dash dot VCM plus VCM square, और EKI is equal to 1/2 MI VI dash square plus MI within the bracket VI dash dot VCM plus 1/2 MI VCM square। अर्थात कण तंत्र के सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग कण तंत्र की कुल गतिज ऊर्जा का मान हम समीकरण 4 से समीशन को यूज कर निकाल सकते हैं। सो EK इज इक्वल टू हमने लिखा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n EKI, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस टर्म, और EK इज इक्वल टू 1/2 MI VI dash square, summation is varying from 1/n plus summation I is varying from 1 to n MI VI dash dot VCM plus again summation of I is varying from 1 to n 1/2 MI VCM square। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी। इसको हमने लिखा VCM को हमने बाहर लिख दिया, और d अपॉन dt ऑफ समेशन I is varying from 1 to n MI और RI DRI डैश अपॉन dt प्लस 1/2 M VCM स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसके प्रति द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है, अर्थात समेशन ऑफ I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n MI RI डैश इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में इस मिडिल टर्म की वैल्यू 0 होगी, तो कण की कुल गतिज ऊर्जा कितनी रह जाएगी EK इज इक्वल टू 1/2 MVCM स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ I is varying from 1 to n 1/2 MI VI dash square. This EK is equal to, this is the kinetic energy of center of mass plus this is the kinetic energy of individual particles with respect to center of mass. So summation है तो ये क्या हो जाएगा E1 dash plus E2 dash plus EK3 dash up to EKN dash। तो हमने इसको लिखा this is equal to EK dash। So EKCM is the kinetic energy of center of mass of a system of particle, and EK dash is again the kinetic energy of total kinetic energy of the particles with respect to center of mass। अर्थात अगर हम इस इक्वेशन 6 को देखें
तो इस इक्वेशन 6 से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा का जो मान है उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कणों की कुल गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात यदि कण तंत्र विलगित है, आइसोलेटेड है और उस सिस्टम पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहेगा, और कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहेगा तो कण तंत्र की गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।